सो वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, देखो अगर आपके पास दो लाइंस कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है, तो उसमें एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा। अगर उस एंगल को मैं लूँ, ठीक है, तो हम वो फाइंड करेंगे कि अगर दो लाइंस मेरे पास क्रिएट हो रही है, उसमें से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो एंगल की क्या वैल्यू, कितना एंगल बन रहा है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको वो बताने लगी हूँ। देखो इसकी जो है डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, आपने डायरेक्टली इसका रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप इसका डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे। डायरेक्टली रिजल्ट क्या है, देखो अगर दो लाइंस हैं मेरे पास, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A1 B1 C1 है, इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 एंड C2, अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, और अगर मान लीजिए दो लाइंस मुझे गिवन है वेक्टर फॉर्म में, आपको पता है कि दो टाइप की लाइंस गिवन हो सकती हैं, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन में। अगर दो लाइंस मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो R1 इक्वल्स टू, यानी कि R1 नहीं लेंगे, R ही लेंगे, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन क्या है, A डैश प्लस म्यू B2 वेक्टर। यानी कि ये मैंने पता क्या लिया है, देखिए मैंने क्या लिया है, आर वेक्टर और आर वेक्टर, ये मैंने क्या है, दो लाइन्स है, दिस इज फॉर द लाइन L1, दिस इज फॉर द लाइन L2। ये फर्स्ट लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, ये सेकंड लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। ए वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, यहाँ पे A1 वेक्टर A डैश वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ये मैंने दो स्केलर अलग अलग ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैंने एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल, ठीक है, तो इसका एंगल कैसे फाइंड होगा, एंगल बिटवीन द दीज टू लाइंस इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ये याद रखिए, वेक्टर फॉर्म, cos थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। यानी कि आपने क्या करना है कि B1 और B2 वेक्टर आपके पास गिवन होंगे, इसका ऊपर क्या है न्यूमरेटर में आप क्या क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। आपको आता है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना, आपने वेक्टर में हम सीख चुके हैं कि किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके नीचे B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, तो जो वैल्यू आएगी वहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ से हम थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स करके वो निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड कि अगर आपके पास टू लाइंस गिवन है वेक्टर फॉर्म में। आगे आ गया कि व्हेन द टू लाइंस है ना आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या उसके बाद उसकी क्या कंडीशंस हो जाएंगी। यानी कि ऐसे गिवन है x1, ठीक है, आगे y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, अगर इस फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो उसके बीच में एंगल क्या होगा, उसके बीच का एंगल आपने लिखना है कि cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरे का मॉड। ठीक है जी, ये देखो अभी आपको लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा सा फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी ही है ये वाला। देखो यहाँ पे आपको जब भी आपको ये वाली कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास A B और C है, तो दो लाइंस की किस तरीके से गिवन होगी, A1 B1 C1। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी गिवन होगी ना, इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ, है ना, दो गिवन होगी आपको लाइंस, तो ऐसे नहीं आ जाएंगी, उस पहले वाले के डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियोज हम लेंगे A1 B1 C1 जैसे यहाँ पे लिए, दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन होगी, अगर आपके पास कार्टेशियन इक्वेशंस जो है लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो ऐसी लाइंस गिवन होंगी आपको। तो A1 भी है A2 भी है B1 है B2 है C1 C2 है, और नीचे इसका जो है आप स्क्वायर करके अंडर रूट आप निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज आपको इन इक्वेशंस में गिवन होंगी। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, आपने लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, विद द प्रैक्टिस आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है जी, कॉस थीटा इज दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ कि अच्छा देखो अगर मान लीजिए अगर पेपर में गिवन है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज की जगह पे डायरेक्शन को साइंस गिवन है, देन व्हाट, फिर आप कैसे फाइंड करोगे, मुझे मान लो डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन को साइंस गिवन है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। डायरेक्शन को साइन गिवन होने का मतलब है कि आपके पास गिवन है
इसके अगर डायरेक्शन को साइन गिवन होने हो तो क्या होंगे, L1 M1 N1, आपको पता है कि डायरेक्शन को साइन को L M N लेते हैं। इसके डायरेक्शन को साइंस लेने हो तो क्या होंगे, L2 M2 और N2, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन को साइंस आर गिवन, यानी कि इफ डायरेक्शन को साइंस आर गिवन देन आप इसमें एंगल कैसे फाइंड करोगे, देन आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाओगे अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो। डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, ABC गिवन हो तो ये वाला, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो ये लगाओगे आप फॉर्मूला, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब ये कंडीशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, देन इसकी जो कंडीशंस हैं वो किस तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट केस 1, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर आपके पास जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। देखो अगर देखिए, अगर दो लाइंस जो है वो मेरे पास पैरेलल हैं, तो आपको पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल। उस केस में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, आप लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या लिखेंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 इज इक्वल्स टू C1 ओवर C2। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शन। तो ये मैंने प्रोपोर्शन में कर दिए। दिस इज द कंडीशन, आपने एक कंडीशन याद रखनी है, ये कंडीशन के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। सो यही आपने कंडीशन याद रखनी है अभी फॉर द पैरेलल लाइन के लिए। ये कंडीशन आपने डायरेक्शन रेशियोज को सिंपली क्या कर देना आपने, प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट कंडीशन है केस इज 2, इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर की अगर आ जाए, इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आपको पता है कि उसमें एंगल क्या बनेगा, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो अगर थीटा 90 है, कॉस 90 0, ठीक है ना, कॉस 90 यहाँ पे हो जाएगा 0। तो अभी यहाँ पे अगर आप कॉस 90 0 पुट करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा मेरे पास, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो वही मैं लिखने लगी, क्या रह जाएगा आपके पास, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास ये कंडीशन हो तो आपने, अगर cos 90 0 है तो दिस विल बी योर कंडीशन। इन दिस केस cos 90 0, पुट द cos 90 इक्वल टू 0 हियर। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। दिस इज द कंडीशन फॉर द इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। आपने ये याद रखनी है, ठीक है। और अगर आप एक और चीज़, अगर आपको ये डायरेक्शन को साइंस वाली फॉर्म में भी ये चीज़ गिवन हो, है ना, कि अगर आपको ये चीज़ तो तब आएगी अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। अगर डायरेक्शन को साइंस गिवन हो, यानी कि आपकी ये चीज़ गिवन है, मतलब कॉस थीटा इस फॉर्म में है, L1 L2 वाला को साइंस हम ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसे आएगा कि कॉस थीटा यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, cos 90 0। तो आप क्या लिखोगे, इफ डायरेक्शन को साइंस आर गिवन देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से आप करोगे ये वाला क्वेश्चन। आपने ये सारी कंडीशन जो है, आपको लगेगा कि ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई बहुत सारे नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे आपको अच्छे से आ जाएंगे। सिंपली याद रखना कि वेक्टर फॉर्म में अगर एंगल निकालना है तो यूज दिस B1 वेक्टर B2 वेक्टर मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। अगर लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, यूज दिस फॉर्मूला। अगर दो लाइंस, अगर यही वाली अगर डायरेक्शन रेशियोज नहीं गिवन है, डायरेक्शन को साइंस गिवन है, तो यूज दिस फॉर्मूला सिंपली, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है जी। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो सिंपली क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज आपने प्रोपोर्शन में कर देने हैं। अगर डायरेक्शन रेशियोज, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक।
और अगर ये डायरेक्शन को साइंस में गिवन है तो ये वाली चीज़ भी 0 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को अब हमने इस जो सारे फॉर्मूले को हमने क्या करना है, यूज़ एक्सरसाइज वर्क में यूज़ करना। सो दिस इज द एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, जैसे दो लाइंस गिवन है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लाइंस की इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि वेक्टर फॉर्म में अगर एंगल फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, b1 b2 वेक्टर ही चाहिए। a1 वेक्टर का यहाँ पे cos थीटा मतलब एंगल फाइंड आउट करने में कोई रोल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी है जब हमारे पास जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो ये वाला वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, b1 वेक्टर, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, b2 वेक्टर। ठीक है, यानी कि b1 एंड b2 ये गिवन है मुझे। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और इन दोनों के क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। यहाँ पे b1 का सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेती हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ये देखो हमने निकाला हुआ, कैसे फाइंड करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 1 4 प्लस 4, तो यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे, देख लीजिए, √9। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड b2 का फाइंड आउट कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास √49। ठीक है, तो √3 हो गया, √9 हो गया 3, ये हो गया 7, यानी कि ये दोनों की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, b1 का मॉड आ गया 3, b2 का मॉड आ गया मेरे पास 7। ठीक है जी, अब नेक्स्ट b1 और b2 का मुझे क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा हुआ है। सिंपली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ऐसे फाइंड आउट करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सिंपल इनके कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ। ठीक है जी, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे इस ऐसे देख लेते हैं, 1, इधर i का कॉम्पोनेंट 3, तो यहाँ पे j का कॉम्पोनेंट 2, यहाँ पे j का कॉम्पोनेंट भी 2, k का कॉम्पोनेंट 2, यहाँ पे k का कॉम्पोनेंट 6, सो इट इज 3 प्लस 4 प्लस 12। ठीक है, इट इज इक्वल टू 19। सो क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास, cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट आया है 19, ये नीचे इसकी वैल्यू 3, b2 का मैग्नीट्यूड 7, सो 19/21, तो थीटा इनवर्स, ऐसे करो, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा, 19/21। ठीक है, अगर तो इसकी कोई नॉन वैल्यू हो तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम ऐसे लिख लेते हैं कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस व्हेन द टू लाइंस आर गिवन इन द वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि वही एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर लाइंस जो है मेरे पास वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जांपल जिसमें मुझे लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। जैसे कि ये गिवन है, देख लो, x प्लस 3 इक्वल टू ओवर 3 इक्वल, ये इक्वेशन है लाइन की, और नेक्स्ट गिवन है ये वाली। आई एम एक्सप्लेनिंग वन ऑफ द एग्जांपल फॉर यू, y माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 5/2। ठीक है जी, तो आप, मैंने बताया कि अगर आपने ये वाला कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, ये क्या आएगा फॉर्मूला इसका, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको फॉर्मूला व्हेन द टू इक्वेशंस आर गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म। देखिए सिंपली आपको पता होना चाहिए कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या क्या। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो आपके पास गिवन होते हैं ना, ये वाले, ये होते हैं ए बी सी, यानी कि अब दो इक्वेशंस गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, a1, ये a2, नो a1, ये b1 और ये c1, ये a2 b2 और c2, सिंपली। ठीक है, दीज आर द a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन।
ठीक है जी। तो आपने अब क्या करना है, सिंपली सारी वैल्यूज तो गिवन है, सिंपली पुट इन दैट इक्वेशन। तो आपके पास सिंपली थीटा की वैल्यू आ जाएगी। A1 है 3, अब मैं पुट कर रही हूँ, आप देखते जाइए बस, ठीक है। B1 है 5, ठीक है, तो B2 है 1, 4 × 2, ठीक है, नीचे अंडर रूट इस सारे का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे इसका स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करके सिंपली आप आंसर निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू, देखो ऊपर सॉल्व करो, 3 + 5 + 8, 3 + 5 + 8 = 16, ठीक है। यहाँ पे 9 25 16, 9 25 16 यानी कि अंडर रूट 50 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करो, 1 + 1 + 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 6, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा कर लो सॉल्व आप। अंडर रूट 50 देखो क्या होता है, अंडर रूट 50 होता है 5√2। इसको भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, ठीक है। स्प्लिटिंग कर लो ना इसकी आप। तो देखो कैसे करेंगे अभी इसको, देखो इसको कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2, यानी कि ये 2 ही हो गया, 5 × 2 × अंडर रूट 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ मैं जस्ट, ठीक है। तो ये 2 और 16 की यहाँ पर होगी कटिंग, यहाँ पे आ गया 8, ये आ गया यहाँ पर 8/5 अंडर रूट 3, ठीक है। तो आपको पता कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं लेके आते, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 8 अंडर रूट 3, 5 × ये 3 × 3 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 ना, 5 × 3 हो जाएगा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 अंडर रूट 3/15। This is your answer. This is the angle between these two lines when the two lines are given in the Cartesian form. It's very easy. आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो वैल्यूज, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन है मुझे, दैट आर दे आर गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म। परपेंडिकुलर है, हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, उसकी कंडीशन मैंने बताई थी कि कंडीशन होती है उसकी, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 is equals to 0. If the direction ratios are given, if the direction cosines are given, then L1 L2 + M1 M2 + N1 N1 N2 is equals to 0। ये कंडीशन होती है, मैंने आपको बताई थी। देखो अगर दो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो ये इसके क्या गिवन होती है, ये जो नीचे होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लोगे कि A1 ये क्या है, A1 है, ये क्या है B1, ये क्या है C1, ये A2, ये B2, ये C2 है। हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे बिकॉज द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्टली मैं पुट कर रही हूँ, देख लीजिए, -3 A1 A2, 3k, ठीक है, +2k, B2 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू 0। देख लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, -9k + 2k -10 = 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, -7k is equals to 10, so k is equals to -10/7। दिस विल बी योर आंसर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अगर पैरेलल हो तो आपने पैरेलल की कंडीशन लगा देनी है, अगर परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देनी है। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज की जगह पे डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देनी, ठीक है। सो दीज आर वेरी इजी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, आप इजीली कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्क्यू लाइन सबसे पहले होती क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि देखो स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस क्या है कि ऐसी लाइंस ना तो वो ना तो वो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, और ना ही कोप्लेनर है, ठीक है। ऐसी लाइंस या ना तो वो पैरेलल है, नॉट पैरेलल ना, ऐसी लाइंस वो कहते हैं कि स्क्यू लाइन सबसे पहले होता क्या है, तभी उनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे हम। स्क्यू लाइंस देखिए ऐसी लाइंस होती हैं कि जो तो इंटरसेक्ट भी नहीं है, जैसे इंटरसेक्ट होंगी तो वो इस तरीके से होंगी, ठीक है। अगर पैरेलल होंगी तो पूरा पूरा ऐसे ऐसे एक तरीके से पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अगर उनमें अगर मैंने डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो स्क्यू लाइंस ऐसी होती हैं
कि जैसे ये मैंने ड्रॉ की है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन इस तरीके से जा रही है। ये देखो, ये जो मैंने पोजीशन ड्रॉ की है लाइंस की, ठीक है, ये ना तो इंटरसेक्टिंग है ना तो ये पैरेलल है। अगर मैं पैरेलल इसको बोलूँ तो देखो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से कम आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल का तो तब होता है कि पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना डी की वैल्यू सभी जगह पे ये सेम हो जाए, ठीक है। तो या ना तो ये पैरेलल है ना तो ये इंटरसेक्टिंग है, तो इस टाइप की लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है विद द हेल्प ऑफ हम 3D ज्योमेट्री का डिस्टेंस जो है हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली वहाँ पे आएगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस, और आएगा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, अगर मान लीजिए आपके पास दो लाइंस गिवन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन मैं बता रही हूँ। सबसे पहले इन केस ऑफ वेक्टर इक्वेशन हम देखेंगे कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल आता है इन केस ऑफ वेक्टर इक्वेशन। आप ये देख लीजिए एक बार। अगर आर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में मुझे गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन गिवन है r2 वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। ऐसे आपको दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। दो लाइंस है तो दो इक्वेशंस होंगी आपके पास। और मान लीजिए ये लाइन L1 की इक्वेशन है, ये लाइन L2 की इक्वेशन है, ठीक है, L1 और L2 की, ठीक है। आपने इसका जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू लाइंस अपने फाइंड आउट करना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो, कंफ्यूज नहीं होना कि ये फॉर्मूला क्या है। देखिए, आपके पास अगर मान लीजिए इस तरीके के दो इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है, a1 भी गिवन है, a2 भी गिवन है, b1 भी गिवन है, b2 भी गिवन है। आपने क्या करना है, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आपको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड करते हो, उसका डिटर्मिनेंट मेथड निकाल के डिटर्मिनेंट की हेल्प के साथ आप फाइंड कर लेते हो सिंपली। a2 माइनस a1 आप निकालोगे, a2 में से a1 वाला वेक्टर माइनस कर दो, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो आप निकालोगे ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के वो वेक्टर ही आएगा, कोई ना कोई वेक्टर का क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ठीक है। ऊपर ये जो आएंगे वेक्टर्स, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इस टोटल वैल्यू का मॉड लेने का मतलब है क्योंकि हम डिस्टेंस ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द पॉजिटिव। इसका हमने पॉजिटिव लेना है, ठीक है, मॉड लेना है इसमें, ठीक है। एक तो बात होगी ये वाली हमारे में कि अगर वेक्टर इक्वेशन अगर आपके पास गिवन हो वेक्टर इक्वेशंस में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर आपके पास गिवन हो, बात आती है कार्टेशियन फॉर्म में, वो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास इक्वेशंस गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब कुछ इस तरीके से इक्वेशंस गिवन हो, ठीक है। आपके पास x1 y1 z1 की वैल्यू, x2 y2 z2 की वैल्यू है, ये तीनों नीचे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है किसी भी लाइन के। तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये है मैंने डिटर्मिनेंट बनाया। डिटर्मिनेंट किसका फाइंड होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ध्यान देखिए, x माइनस x1 यहाँ पे है, पर मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या लेना है, x2 माइनस x1। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, x2 की भी मिल जाएगी, x1 की भी मिल जाएंगी, सारी वैल्यूज इसमें गिवन है, आपको इक्वेशंस में गिवन होंगी। आपने जस्ट ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, लर्न करके आपको जस्ट आपको वैल्यूज पुट कर देनी, ठीक है। सो x2 माइनस x1 ये सारी वैल्यूज a1 b1 c1 की, ये सारी वैल्यूज पुट करके ऊपर निकालना है हमने डिटर्मिनेंट, डिवाइड कर देंगे ये सारा फैक्टर जो गिवन है। फैक्टर आपको किस तरीके से लर्न करेंगे, फैक्टर आप देखिए लर्न कर लीजिए, b1 b और c सबसे पहले लेना, फिर c और a लेना, फिर a और b लेना। b1 अगर लिया तो c2 लेना है, फिर माइनस b2 लिया तो c1 आएगा, फिर ऐसे c और a लेना है, c1 a2 माइनस a2 a1 c2, फिर a b लिया तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। एक दो बार आप इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, इतना भी वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। So next I'm going to discuss the another formula is that कि देखो, अगर मेरे पास मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि if there are the skew lines, ठीक है, स्क्यू लाइंस है, अगर इसके साथ आपके पास स्क्यू लाइंस ना हो तो क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये दो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, ठीक है।
दो लाइंस हैं आपके पास, वो पैरेलल है, तो आपने अगर उसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास जैसे मैं अभी लिखने लगी हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये आता है, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट लाइन की इक्वेशन गिवन है आपके पास, L1 है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर, R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R ही लेंगे, R2 नहीं है, प्लस लैम्डा B वेक्टर। अभी देखिए आप ना यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि जैसे आपको जो इक्वेशन गिवन है वो आपके लिखा नहीं आएगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये लाइन पैरेलल है इसकी इक्वेशन निकालो, तो ऐसा नहीं आएगा वहाँ पे। आपने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस का मतलब होता है आपको कैसे जज करेंगे कि ये जो लाइंस मुझे गिवन है वो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है या कौन सी इक्वेशन है। उनका जो होता है ना ये वाला बी वेक्टर वाला जो आएगा वहाँ पे, वो दोनों ही इक्वेशंस का सेम होगा। वो सेम इस तरीके से होगा कि ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है, अगर ये पैरेलल लाइंस किसी एक कोई और वेक्टर के पैरेलल है तो वो एक ही वेक्टर होगा। ये लाइन भी इसी वेक्टर के पैरेलल है, ये वाली लाइन भी इसी वेक्टर के पैरेलल है, दो वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है ना, कोई और दो नए वेक्टर नहीं आ जाएंगे, एक ही ये वाला वेक्टर भी इसी वेक्टर के पैरेलल होगा, ये वाला लाइन भी जो है वो इसी वेक्टर के पैरेलल होगी, बी वेक्टर एक ही है। पिछला मैंने जो भी अब तक कराया वहाँ पे वो एक B1 वेक्टर था, एक B2 वेक्टर था, अलग अलग वेक्टर थे जिनके वो लाइन पैरेलल आती थी, ठीक है ना। सो आपने ये देखना, अब मैं अभी आपको क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो सेम आते हैं। तो ये जो बी वेक्टर है यहाँ पे सेम है, तो इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपली, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो पिछले वाले जो हमने किया था ना अभी तक फॉर्मूला, वहाँ पे B1 क्रॉस B2 लेते थे, अभी B1 तो B2 है ही नहीं, एक ही है, तो B1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले लेंगे, A2 माइनस A1 के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी ओनली B वेक्टर का ही आएगा। एक दो बार रिवाइज करोगे, अच्छे से लर्न करोगे, पढ़ोगे, आपको फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट इन द क्वेश्चंस। Next example is find the shortest distance between the two lines whose vector equations are, ये दो लाइंस गिवन है, इसकी वेक्टर इक्वेशंस में है ना, वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है ये दोनों लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस हमें फाइंड आउट करना। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस का क्या फॉर्मूला है, इन केस अगर वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशंस गिवन है तो इसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू, डी हम लेते हैं कि डिस्टेंस, ठीक है, कैसे लेते हैं, B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1, ठीक है, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। हमें ये फॉर्मूले में पुट करना, हमारे पास D आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे क्या क्या चाहिए पहले देख लेते हैं, B1 और B2 का क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट और उसी का मैग्नीट्यूड भी, ठीक है, और A2 माइनस A1 चाहिए। यहाँ पे मैंने देखो लिख लिया है A1 और A2 की क्या वैल्यूज है। आपको पता है कि ये जो फर्स्ट वाला वेक्टर ये वाला गिवन होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है A1 और A2 की वैल्यू होती है, ये लैम्डा के बाद जो होती है ना और म्यू के बाद स्केलर कंपोनेंट के बाद जो वैल्यू होती है, ये क्या वैल्यू होती है, ये B1 की और ये क्या होती है B2 की, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है, इसको सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा मेरे पास। सबसे पहले तो मैं A2 माइनस A1 ही निकाल लूँ, है ना, इट इज़ ईजी। A2 माइनस A1 अगर मैं निकालूँ यहाँ से, देखो 4 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप, ठीक है, 5 माइनस 2 ये पे 3j कैप, यहाँ पे 3k कैप, ठीक है। तो ये तो आ गया A2 माइनस A1। अब मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, B1 क्रॉस, आपको पता है कि कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर, ये दो वेक्टर्स गिवन है मेरे पास, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे निकालना है। कैसे निकालते हो, बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड, वही मेथड के साथ करूंगी, i j k 1 माइनस 3 2 2 3 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, i कैप ये और ये कैंसिल, क्या आएगा -3 -6, ठीक है, माइनस j कैप आएगा 1 माइनस 4 प्लस k कैप, ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये क्या आएगा 3 प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। आई होप अब आप क्रॉस प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करना जानते ही होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड हो चुका है, अब इसी का मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए नीचे, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड पहले ही निकाल लेती हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड किससे आएगा, ऐसे -9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
ठीक है। अब आप इसको करोगे सॉल्व तो आएगा √171। ठीक है, अब इसको कर लीजिए सॉल्व। ठीक है, तो आगे देखिए सारी की सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास, ये भी आ गया, ये भी, ये भी। हमने अब किसका करना है, b1 क्रॉस b2 जो मेरे पास वेक्टर आया ये वाला, और इसका a2 माइनस a1 वाले वेक्टर के साथ क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे मैं पहले निकाल ही लेती हूँ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि b1 क्रॉस b2, इसका डॉट प्रोडक्ट मुझे किसके साथ चाहिए, a2 माइनस a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी यहाँ पे 9i कैप प्लस 3j कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली i वाले कंपोनेंट्स i के साथ मल्टीप्लाई, j वाले j के साथ, और k वाले k के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, -27, हाँ जी, इसको सॉल्व कर रहे हैं 27। ठीक है, अब इसका ये और ये कैंसिल, यानी कि क्या आ गया, इक्वल टू 9। डॉट प्रोडक्ट करके आ गया 9 मेरे पास। ठीक है, नाउ सिंपली सारी की सारी वैल्यूज किसमें पुट कर देंगे, इसी वाले फॉर्मूले में। मैं वो पुट कर रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। d इज इक्वल्स टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, पहले तो ये मॉड लगाओ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, 9 के इक्वल। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया, इसका √171। ठीक है, सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए। d इज इक्वल्स टू मॉड, देखिए पॉजिटिव ही लेना था तो यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू आई है मेरे पास। तो देखिए इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 अपॉन ये देखिए इसको मैंने कर लेती हूँ, वो मैंने फैक्टराइजेशन कर लिए, फैक्टराइजेशन करके मेरे पास यहाँ पर क्या आया, 3√19 आ रहा मेरे पास। यहाँ पे फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कटिंग कर लो 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/√19। सो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस इज इक्वल्स टू 3/√19 विच इज योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देनी है, द आंसर विल बी योर्स, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक और मैं यहाँ पे बिट बच्चे मेथड बता देना चाहती हूँ कि अभी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर इक्वेशन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए भी मैंने आपको एक नया सा फॉर्मूला बताया था, वो डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। देखिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था। ठीक है, आप अगर आपके लिए मान लीजिए आपके पास अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इन द सिमिलर वे आप इसका इसी तरीके से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाले, ये सब लिखे। मान लो अगर आपको अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है या क्या है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये कार्टेशियन इक्वेशन को जब आपको पेपर में गिवन होंगी, कार्टेशियन इक्वेशन को चेंज कर लो, चेंज इन वेक्टर फॉर्म। आपको चेंज करना मैंने बताया हुआ कि इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे चेंज करना है। ठीक है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो। वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद जैसा मैंने अभी यहाँ पे सम किया उस तरीके से आप कर लो, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आंसर विल बी द सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। तो द चॉइस इज योर्स कि आपने कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है या कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करके ये वाला डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है। ठीक है, सो द चॉइस इज योर्स, आप इजीली कर सकते हैं इसके साथ। देखिए सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए आपके पास ऐसी दो इक्वेशंस गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। ठीक है, हमने इसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो देखो अब मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस भी आपको गिवन होगी, तो आपने देख के कैसे जज करना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन स्क्यू लाइंस है। मैंने आपको बताया था कि जिसका जो बी वेक्टर है ना, अगर वो सेम हो तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका बी वेक्टर सेम है ना बिल्कुल भी, तो दीज लाइंस गिवन कौन सी हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए मैंने आपको बताया था एक अलग सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस का। अब एक बात याद रख लीजिए, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं, या तो ये बी वेक्टर सेम होगा या इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि कुछ इस तरीके से होंगे, 2i + 3j + 6k है ना जैसे, तो ये भी हो सकता है 4i + 6j + 12k। तो ये देखो रेशो सेम है ना, सबकी प्रोपोर्शन में 1/2 1/2 1/2 है। इसी ऐसे भी होंगे तब भी ये पैरेलल है, तब भी ये पैरेलल। ठीक है, सेम या फिर प्रोपोर्शन में। ठीक है, तब भी पैरेलल में, तब फिर भी आप ये पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओगे।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हमने क्या फॉर्मूला किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर, इसका ऊपर मैग्नीट्यूड है नीचे मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाँ तो देख लीजिए a1 a2 की वैल्यू मैंने लिख लिया, दिस इज a1 दिस इज a2, ये b वेक्टर देखो दोनों सेम है और मुझे b1 b2 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली b वेक्टर सेम है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, a2 माइनस a1 मैं फाइंड आउट कर लूँ सबसे पहले। ठीक है, a2 माइनस a1 यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस आई यानी कि 2i कैप प्लस j कैप, ये देखो आगे आएगा मेरे पास यहाँ पर 5 माइनस 5k कैप, माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -5 + 4 यानी कि -1k कैप। ठीक है, a2 माइनस a1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है a2 माइनस a1 वाले वेक्टर के साथ। ठीक है, अब मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने लगी हूँ b का क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ। अब मैं यहाँ पे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ। ठीक है, i j और k आपको पता है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, i j और k, b के कंपोनेंट्स लिख लीजिए सबसे पहले 2 3 6, इसके कंपोनेंट्स 2 1 एंड -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। आई होप कि आपको ये सॉल्व करना आता ही होगा। -3 -6 मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके लिख रही हूँ, 2 -6। ठीक है जी, अभी सॉल्व करके आएगा -9 ai कैप प्लस 14 j कैप -4 k कैप। ठीक, ये सॉल्व हो गया अब यहाँ पे। अब b का मॉड मैग्नीट्यूड, ये देखो b वेक्टर ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर आप फाइंड आउट करोगे 49 विच इज इक्वल टू 7। सो सिंपली पुट दीज वैल्यूज ओवर हेयर, है ना, सिंपली पुट दीज वैल्यूज ओवर हेयर। आप देखो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे इसका मॉड, यानी कि ये जो मैंने अभी किया ना क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड, ये मैंने यहाँ पे किया -9i कैप प्लस 14j कैप -4k कैप। ठीक है, तो नीचे तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड है 7। देखिए यहाँ पे मॉड है, मॉड का मतलब है कि मुझे मॉड निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे, इसका मॉडुलस देख लीजिए, -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, मॉड था ना यहाँ पे, तो ये जो वेक्टर मेरे पास आया था इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके, अब उसका भी मैंने मॉड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 81 प्लस 196 प्लस क्या आएगा 16/7, सॉल्व करके आ जाएगा 293/7। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, so this will be your answer, shortest distance between the two parallel lines। ठीक है, आपने ये याद रखना कि parallel lines हो तो आपने फॉर्मूला चेंज करके ये वाला लगाना है। ठीक है, so this is, I think this is all about exercise 3.2. By using these kind of the example you can easily solve the exercise book, exercise 3.2, you can easily solve that.